तो बच्चों आज हम जीओसी में नया टॉपिक पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो वैसे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा रिवाइज कराने के लिए मैं बेसिक से ही स्टार्ट करता हूं। और जो हमारा लेक्चर रहेगा आज पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ पे ही बेस्ड रहेगा। तो हम बेसिक से स्टार्ट करके एकदम हम कंपटीशन मतलब जो जेई लेवल है वहां तक हम लोग करेंगे एडवांस लेवल पे। तो हम सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास कंपाउंड की हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है इसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो भी सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला पॉइंट क्या रहेगा कि सबसे पहले हमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बात करें तो मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है R पॉजिटिव एंड R नेगेटिव। एसिड क्या होते हैं, जो H+ प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड क्या होता है, एसिड जो हमें H+ प्रोवाइड करेगा। H+ प्रोवाइड करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, जो जिस एटम से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो। तो ये हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। अब मान लो मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है कि भाई कौन सा किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है किसकी कम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपल फॉरवर्ड और ये क्या रहेगा, बैकवर्ड। तो ये जो भी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब जो H+ निकलता है तो वो क्या रहता है, हमारी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, R नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा हमारा R नेगेटिव स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन कहाँ जाएगी, हमारी फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेट मतलब अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ R नेगेटिव, जितना ज़्यादा हमारा R नेगेटिव स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। और जितनी ज़्यादा ये फॉरवर्ड में जाएगी उतना ज़्यादा क्या होगा, H+ प्रोड्यूस होगा। और H+ जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंपाउंड हमारा एसिडिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ R नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम ये कैसे देखें कि भाई हमारा R नेगेटिव स्टेबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि जो R नेगेटिव की स्टेबिलिटी, तो R नेगेटिव की जो स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबिलिटी ऑफ R नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये R नेगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करना है, मतलब मुझे नेगेटिव, और नेगेटिव स्टेबल कब रहेगा, जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे। मतलब कौन से रहेंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, माइनस वाले, मींस -I हो सकता है, -M हो सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, +I +M। ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना कि जितना ज्यादा इसको, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस भी बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा एसिड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। तो यहां पे हम स्टेबिलिटी ऑफ R नेगेटिव और कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। मींस कंजुगेट बेस जितना ज्यादा हमारा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि कंजुगेट बेस जितना ज्यादा हमारा वीक होगा
जितना ज्यादा हमारा कंजुगेट बेस वीक रहेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे तो बस हमें क्या करना है, जिस कंपाउंड में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालना है उसमें हम लोग क्या करेंगे, H+ एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेंगे और जो नेगेटिव चार्ज आएगा जिस भी एटम पे या मॉलिक्यूल पे क्या करेंगे, उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। और नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग माइनस इफेक्ट वाले, इसमें या फिर हम क्या हो सकते हैं, माइनस इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, और ये सब क्या होता है हमारा प्लस इफेक्ट, ये आप ध्यान रखना, प्लस इफेक्ट। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो नेगेटिव को कौन स्टेबल करता है, नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव को नेगेटिव इफेक्ट स्टेबल करता है, और पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबल करता है, पॉजिटिव इफेक्ट। जितने भी हमारे पॉजिटिव इफेक्ट रहते हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, जैसे हमें कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की चेक करना है तो कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब प्लस वाले। और हमें मान लो कार्बो एनायन या फिर कोई नेगेटिव चार्ज की अगर हमें बात करनी तो नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो माइनस चार्ज को माइनस वाले ग्रुप स्टेबल करते हैं, प्लस चार्ज को प्लस वाले स्टेबल करते हैं। तो ये हमें देखना है कि भाई जितना ज्यादा हमारा R नेगेटिव स्टेबल होगा उतनी ज्यादा हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, जितनी ज्यादा हमारी फॉरवर्ड में जाएगी उतना ज्यादा हमारा H नेगेटिव आएगा। और ये हम कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ये जो हमारा कंजुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी, तो जितना ज्यादा हमारा कंजुगेट बेस स्टेबल रहेगा मींस जितना ज्यादा हमारा कंजुगेट बेस वीक रहेगा उतनी ज्यादा रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड में आएगी। वीक मतलब क्या हो गया, ये स्टेबल रहेगा तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड में जाएगी। तो ये हमारे पास हर एक क्वेश्चन में सिर्फ हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इससे हमारे क्वेश्चन के आंसर आएंगे। तो अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है CH3 एक दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हमें यहाँ पे मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हमें चेक करनी है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा एसिड हो गया, इससे हम कंजुगेट बेस बना लेते हैं इसका। हम कंजुगेट बेस बनाएंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, CH3 CH2 नेगेटिव एंड H+, इससे हमारा H+ रिमूव हो गया। अब ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें CH2 CH नेगेटिव एंड H+, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें H+। अब हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, भाई ये क्या है हमारा। अगर हम इसकी बात करें, देखो बच्चों हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे दें, कंपाउंड देख के नहीं बता पाएंगे, हम क्या करेंगे, उससे H+ निकालेंगे। H+ निकालने के बाद जो हमारा कंजुगेट बेस बन रहा है उसकी हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा कंजुगेट बेस, ये भी क्या हो गया हमारा कंजुगेट बेस। अब इनको हम कैसे कंपेयर करें कि भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अब देखो हमें क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ आने वाली है। अब ये हम देखें, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब अगर हम देखें ये कार्बन किस पे, अगर इस कार्बन की बात करें तो इसकी कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या रहेगी, sp3। और अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या रहेगा, sp2, और इसका क्या रहेगा, sp। तो और हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, sp कार्बन sp की सबसे ज्यादा रहती है, उसके बाद sp2 और सबसे कम कार्बन sp3, ऐसा कुछ रहता है। अब जितना ज्यादा, अब आप ऐसे फील करना कि जितना ज्यादा, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कैसे कंपेयर करेंगे, बहुत सारे बच्चे हम मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो आप ऐसे सोचना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास कैरी करने की टेंडेंसी, अपने पास अट्रैक्ट करने की, बॉन्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब मान लो किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब क्या कर रहा है, वो चार्ज को अपने साइड कैरी कर रहा है, मतलब अपने साइड अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप खुद सोचो कि अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, दूसरे को डोनेट कम करेगा, डोनेट कम करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मींस अगर वो ऐसा होगा कि भाई वो चार्ज को संभाल नहीं पा रहा है, मतलब क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तुरंत किसी को डोनेट करने की कोशिश करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है, और इसकी
इसकी और भी कम है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल कौन सा हो जाएगा, हमारा ये वाला, और ये वाला हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो मतलब ये वाला एसिड क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा एसिड इन तीनों की बात करें। तो अगर हम यहां पे देखें स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा CH3 CH2 नेगेटिव। तो यहाँ पे कंजुगेट बेस की अगर हम बात करें तो ये कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH3, सबसे वीक ये हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमें यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, मान लो आपको दिया हुआ है HF H2O NH3 CH4, ये आपको क्वेश्चन कराया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल फंडा क्या रहता है कि भाई जिस भी कंपाउंड की हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो हम क्या करेंगे, उसका H+ निकालेंगे उससे। तो इसका हम H+ निकालते हैं, क्या बन जाएगा ये F नेगेटिव एंड H+, ये क्या बन जाएगा हमारा OH नेगेटिव प्लस H+, ये क्या बन जाएगा H+, ये क्या बन जाएगा CH3 प्लस H+, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम कैसे कंपेयर करें, F नेगेटिव O नेगेटिव N नेगेटिव C नेगेटिव, यहाँ पे कुछ इस टाइप का बनेगा। तो अब ये हमारे पास ऐसा दिया हुआ है। अब ये क्या है हमारे पास, देखो अगर हम बात करें, ये आप ध्यान रखना कि जब भी हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, अब हमारे पास दो टाइप के ट्रेंड चलते हैं। देखो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और एक और हमारे पास फैक्टर रहता है साइज, साइज बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कब देखते हैं, अलोंग दी पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वाली कब आती है, अलोंग दी पीरियड। जब एक ही पीरियड के एलिमेंट हो तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप में एक पीरियड में क्या होता है, सेल नंबर सेम रहता है तो साइज में ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। चेंज हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आता है, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज कम होगा लेकिन उतना ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं आता। लेफ्ट टू अगर आप अलोंग दी पीरियड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने पे साइज कम होता है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इसलिए क्या करते हैं हम, किसको प्रेफरेंस देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और जब हम ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है लेकिन क्या हो रहा है, साइज आपका ज़्यादा, उसमें एटम का साइज ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा मिलता है हमारे पास, साइज। तो आप ये याद रखना जब भी आप कर रहे हो, अगर आप अलोंग दी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये दिया होता, एक आपको ये दिया हुआ है, एक और लेते हैं HF लिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, एक HF लिया हुआ है, एक HCl लिया हुआ है, एक HBr लिया हुआ है, एक HI लिया हुआ है। इनमें भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, इसका कंजुगेट बेस बना देते तो F नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इसका क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव। इसका क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। इसका क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो Br यहाँ पे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पे क्या है Br नेगेटिव और यहाँ पे क्या है I नेगेटिव, इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। और यहाँ पे तो अगर हम बात करें तो ये हमारे एक ही ग्रुप के हैं। एक ग्रुप में हम क्या देखते हैं, साइज। जितना ज़्यादा साइज रहेगा, एक्चुअली क्या होता है, साइज बढ़ने से क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरे में डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही कम हुई तो क्या हो जाएगा, वो जो आसपास वाले जो भी पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है उसको कम अट्रैक्ट करेगा, मतलब रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां पे हम अगर बात करें स्टेबिलिटी की, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम कौन सा रहेगा, HF, फिर कौन सा रहेगा, HCl, फिर कौन सा रहेगा, HBr, सबसे ज्यादा HI। और यहां पे अगर हम देखें तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, F नेगेटिव क्या है, ये हमारे एक ही पीरियड के हैं, तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा रहती है, फ्लोरीन की, फिर उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन NH2 और उससे कम CH3 नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे, HF सबसे ज़्यादा, HCl, HBr, सॉरी गड़बड़ हो गया, HF, H2O, NH3 एंड CH4, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। तो आप ये याद रखना, जब भी हमारे पास अगर आपको ग्रुप अलोंग दी ग्रुप और अलोंग दी पीरियड अगर किसी भी चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कंजुगेट बेस कौन सा स्टेबल है, तो ये वाला I नेगेटिव कंजुगेट बेस हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे बात किया सबसे ज़्यादा, आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनमें 1 2 3 4 आयन आपको दे सकते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा रहेगा, CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव हमारा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन क्या है, बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है और वो नेगेटिव चार्ज कैरी करा तो हाईली अनस्टेबल रहता है। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दे दिए, फर्स्ट सेकंड और ये हमारे पास हो गया थर्ड। तो ये तो हमारे सिंपल वाले क्वेश्चन होगा जो हमारे ये हमें बनने ही चाहिए। तो हमेशा जब भी आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, H+ हमें रिमूव करना है। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है ये हमारे पास गिवन है, ये आपको करवाया भी था और ध्यान भी रखना इसमें आपको बताया था कि इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है क्या रहेगा। तो सिंपल ये है भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है। एसिडिक हाइड्रोजन आप निकाल लीजिए यहाँ कहीं से भी, देखो ये इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि आपको यहाँ से कुछ मुझे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखाना था, इसलिए लिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान देना कि ये क्या है हमारा, ये फिनोल हो गया, ये हमारा फिनोल हो गया, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल एल्कोहल। अब फिनोल जो होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल एल्कोहल से ज़्यादा होती है। क्यों होती है उसका भी रीज़न देखते हैं कि ये वाला जो हमेशा जो हम ध्यान रखना कि यहाँ पे जो नॉर्मल एल्कोहल रहता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, फिनोल से कम होती है। या फिर उल्टा ही बोल सकते हैं कि जो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, नॉर्मल एल्कोहल से ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें इसका आप कंजुगेट बेस बनाओगे वो नेगेटिव, और एक हम इसका कंजुगेट बेस बना रहे हैं, सॉरी ये नहीं आएगा। अब इसमें आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। अब कैसे चेक करोगे भाई, अब तो इस पर भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे आप देखना कि ये क्या है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्या यहाँ पे कहीं रेजोनेंस हो रही है, देखो रेजोनेंस होगी तो क्या होगा, चार्ज डीलोकलाइज होगा, और चार्ज डीलोकलाइज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे होने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि ये चार्ज पूरे में डीलोकलाइज करेगा। जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा
जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये पूरे कार्बन में मूव कर रहा है चार्ज, तो डीलोकलाइज होगा, और यहाँ पे कोई डीलोकलाइज नहीं, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है सिर्फ ऑक्सीजन पे हमारा लोकलाइज है। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल एल्कोहल से ज़्यादा होती है। अब तो ये तो हमें मालूम चल गया कि भाई नॉर्मल एल्कोहल जो रहेंगे वो फिनॉल से कम एसिडिक रहते हैं। और अगर हम बात करें कि एल्कोहल की, और मुझे यहाँ पे इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपेयर करनी है, ये कैसा बनेगा हमारा, O नेगेटिव H+, ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया, और इसका अगर हम बनाएं कुछ ऐसा आएगा। इसका स्ट्रक्चर बनाएं, डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड H+। अब देखो ये किसके साथ कंजुगेशन में है, ये पूरी बेंजीन रिंग के साथ है, और ये किसके साथ है, इसके साथ। अब हमें डाउट ये आता है कि सर इसमें तो आपने बताया था कि सर जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, इसमें तो सिर्फ कंजुगेशन सिर्फ यही है, अंदर तो ये कंजुगेशन में नहीं है, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, कंजुगेशन में सिर्फ कंजुगेशन ही है। और यहाँ पे कितनी जगह कंजुगेशन में, एक इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारे सल्फोनिक एसिड होते हैं वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हम मान के चलते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और नॉर्मल एल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक, मतलब जहाँ पर भी हमें ये ग्रुप लिखा मिल जाए सबसे ज़्यादा एसिडिक वहाँ लगा देना है। तो उसके बाद अगर हम देखें कि इन दोनों के, ये तो हमें लग गया कि भाई दो जगह स्टेबल, दो जगह जा रहा है ये, लेकिन ये भी तो पूरे में मूव कर रहा है, तो इसको स्टेबल क्यों नहीं बोल रहा है। अब ये रेजोनेंस करेगा तो एक बार नेगेटिव यहाँ पे क्रिएट करेगा, ये कि यहाँ ये भी 1 2 3 जगह डीलोकलाइज है, ये तो 2 जगह है, ये एक जगह है, फिर भी ये दोनों स्टेबल क्यों है, ये इससे अनस्टेबल क्यों है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो भले ही कितनी रेजोनेंस कर जाए, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस एटम पे था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे था, और नेगेटिव किससे पहुंच गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि भले ही डीलोकलाइजेशन कम हो, लेकिन अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर हमारा नेगेटिव जा रहा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। भले ही यहाँ पे आप 1000 कार्बन चेन ले लो और आप मूव करा दो, और यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन पे ही मूव करा दो, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किस पे जा रहा है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम किसकी रहेगी हमारे पास, इसको अगर हम A बोल दें, इसको B बोल दें, इसको C बोल दें, इसको D बोल दें। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे पास नॉर्मल एल्कोहल होते हैं सब, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, सबसे कम कौन सा रहेगा हमारे पास D, उसके बाद कौन सा आएगा हमारे पास A, उसके बाद आएगा मेरे पास B, और सबसे ज़्यादा C। तो ये आप याद रखना कि ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल एल्कोहल सबसे कम एसिडिक रहता है। उसके बाद क्या होता है, फिनॉल। कुछ फिनॉल होते हैं जो कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा रहते हैं, वो हम लास्ट में जब पढ़ेंगे तब आपको नोट बना के लिखा देंगे, वो आपको याद रखना है। सिर्फ यही वाले जो फिनॉल है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होंगे, बाकी कोई नहीं होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये इन जनरल अगर हम बोलें तो सबसे कम कौन सा रहेगा हमारा, नॉर्मल एल्कोहल। ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल एल्कोहल। ये क्या हो गया हमारा फिनॉल, सॉरी ये हमारे पास नॉर्मल एल्कोहल हो गया, ये हमारे पास फिनॉल। ये क्या हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा सल्फोनिक एसिड। चलो एक एग्जांपल इसी को करते हैं, एग्जांपल को।
ABC दिए हुए हैं। इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको DNP जो रूल बताया था वो थोड़ा याद आ जाए। और कभी कभी PKA और PKA की बात कर लेते हैं। तो KA क्या होता है ये भी ध्यान रखना। KA क्या होता है, जैसे आपको लिखा था ना, स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी उससे देख लेना, आज पॉजिटिव और HR ये होते हैं KA। तो जितना ज़्यादा हमारा KA कब बढ़ेगा, जब हमारा H प्लस बढ़ रहा होगा, मतलब जितना ज़्यादा हमारे पास PKA क्या होता है, PKA होता है माइनस लॉग ऑफ KA, माइनस लॉग ऑफ KA, माइनस लॉग ऑफ KA होता है। तो जितना ज़्यादा KA बढ़ेगा PKA कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अगर आपसे कभी पूछ रहे हैं एस्टिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KA 100% 1/, PKA, जितना ज़्यादा एस्टिक स्ट्रेंथ रहेगा उस एसिड का उतना ही ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा और उतना ही कम उसका क्या रहेगा, PKA वैल्यू रहेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये मुझे करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई हमें इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब देखो O नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा, नेगेटिव को आपको भी बताया था कि नेगेटिव को नेगेटिव इफेक्ट मतलब माइनस इफेक्ट ही स्टेबल करेंगे। अब देखो जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं तो जो सिमिलर चीज़ है वो तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी, जो अलग अलग आए हैं, जो अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं वही डिफरेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या है, देखो 2 कार्बन चेन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। अब हम चेक कैसे करें, अब हमें मालूम है कि जो फ्लोरीन है क्लोरीन है वो क्या लगाते हैं, जो फ्लोरीन हो गए क्लोरीन होगा ये क्या लगाते हैं, कंजुगेशन में तो कुछ है नहीं, ये क्या लगाते हैं हमारे माइनस आई, माइनस आई मतलब इंडक्टिव लगाते हैं। और माइनस आई किसका जाता हो, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, सॉरी, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। यहाँ पे क्या है, 1 फ्लोरीन है और यहाँ पे कितने 2 क्लोरीन है। तो आपको बताया था कि जो इंडक्टिव रहता है उसके लिए क्या होता था, DNP रूल बताया था आपको, एक सोच लो क्या होता है, आपको लिखवाया था, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। तो ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, बस, और कुछ नहीं है मेरा मोटिव। तो यहाँ पे DNP की अगर हम बात करें तो DNP में देखो डिस्टेंस, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस, उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, नंबर, उसके बाद पावर। मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किससे पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, क्योंकि अप टू 3rd कार्बन तक ही वो ऑब्जर्व होता है। 3rd कार्बन बाद क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, उसके बाद हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मान लो भले ही कोई कितना ही पावरफुल इंडक्टिव हो, अगर वो एटम या किसी स्पीसीज से दूर लगा हुआ तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है, डेल्टा चार्ज है, वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्योंकि पार्शियल बहुत ही कम, आपका इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस की वजह से क्या होता है, बहुत ही कम हमारा ट्रांसफर होता है। इसलिए क्या, सबसे पहले हम डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस अगर सेम है, सबसे पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर सेम है, मान लो जो पावरफुल इंडक्टिव वाला 3rd कार्बन पे लगा हुआ है, एक उससे कम पावर है वो 2nd पे लगा हुआ है, तो हम इफेक्टिवली किसको ज़्यादा मारेंगे, 2nd वाले को, क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है। अब डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर हम किस पे जाएंगे, नंबर, भले ही कम वाला हो चाहे ज़्यादा पावर वाला होगा, जिसकी नंबर ज़्यादा रहेगी वो उसका इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। जैसे ये देखो डिस्टेंस दोनों में सेम है, मतलब इससे कुछ नहीं निकल रहा, फिर हम क्या देखेंगे, नंबर, ये 1st नंबर पे लगा हुआ है, ये भी 1st नंबर पे लगा हुआ, मतलब इन दोनों में इसमें 1 लगा हुआ है, इसमें कितने लगे हुए हैं, 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 नंबर हो गए, तो इसकी ज़्यादा हम माइनस आई मानेंगे, भले ही इसका सिंगल का क्लोरीन का फ्लोरीन से कम है, लेकिन 2 लगा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, ये इससे बढ़ जाएगा। अगर मान लो हमारे पास नंबर भी सेम होता तब लास्ट पावर पे आते हम, तो ये हमारा काम यहीं खत्म हो गया। मतलब इसमें माइनस आई क्या हो जाएगा, इन दोनों का माइनस आई मिला के इस फ्लोरीन से कम आएगा, और ये माइनस आई इसका काम है, इसका माइनस आई ज़्यादा है, मतलब इसका O नेगेटिव स्टेबल आएगा। O नेगेटिव स्टेबल आएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा C सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद B, सबसे कम A, ये हमारे पास आ जाएंगे। और भी हमारे पास क्वेश्चन है, उतना टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इतने में आपका रिवाइज हो गया होगा, बाकी जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है वो वाला पार्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत बीच बीच में आपको पॉइंट बताते जाऊंगा तो आपको याद आते जाएगा।
क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ हमें क्या करना है, एस्टिक स्ट्रेंथ ही पढ़नी है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो अगर हम बात करें फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, अगर हम बात करें फिनॉल की, अगर हम बात करें एस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, तो क्या होते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ वही वाले कंपाउंड ले रहे हैं जो हमारे फिनॉल ले रहा है या फिर उसके डेरिवेटिव। सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया ये हमारे पास दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप के ग्रुप दिए हुए हैं, हमें इनमें कंपेयर करना है। पहला ये हो गया, सेकंड ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड एरिया। तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका H+ हटाएंगे, इसका भी H+ हटाएंगे बच्चों, इसका भी H+, सभी के हम H+ हटाएंगे और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे। अब अगर हम देखें कि ये ग्रुप लगे हुए हैं, इनके नेचर पे डिपेंड, क्योंकि भाई ये जो हमारी ये फिनाइल रिंग है तो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि फिनाइल रिंग सब में कॉमन है। डिफरेंस सिर्फ कौन सा आ रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या लगाता है हमारा -m और -i, ये कौन सा वाला, पैरा वाला है, अप्रॉक्सीमेट 0 होता है, लेकिन फिर भी आप लिख दिया है। चलो ये क्या लगाता है, +m और ये -i, कौन सा वाला, पैरा वाला। ये क्या लगाता है, -m और -i, पैरा वाला। तो अब देखो यहाँ ये नॉर्मल है, इसमें सब 0 मान लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर निकाल रहा होगा। NO2 क्या है हमारा, -m। -m मतलब क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, और जैसे ही अपनी साइड खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इस पर कम हो जाएगी। ये क्या होगा, O- बन जाएगा, ये भी O- बन जाएगा, ये भी O- बनेगा, और बच्चों ये भी O- बनेगा। अब हम कैसे करें कि भाई कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें मालूम है कि ये यहाँ रेजोनेंस में जाएगा और ये अपना काम यहाँ से कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा, इसकी बात करें तो ये एक्चुअली ये हमारा -m क्यों लगाता है, थोड़ा बहुत देखो आपको बताया भी था, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे, एक बार कॉपी पलट के देख लेना। ओ यहाँ पे क्या बनता है, ऐसा। इसको अगर आप बनाओ तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये देखो ये क्या कर रहा है कि इसके साथ कंजुगेशन में रहेगा, कंजुगेशन में रहेगा तो ये बेंजीन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और ये क्या है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो और उल्टा ये क्या करेगा, देगा, ये भी दे रहा है, और यहाँ से भी ज़्यादा +m वाला क्या कर रहा होगा, अनस्टेबल करेगा, ये भी -m लगा रहा है। अच्छा आप ये बताओ कि इन दोनों में -m किसका ज़्यादा रहेगा। देखो अगर आप भूल जाओ तो थोड़ा ऐसे देख सकते हो, इस पर क्या है, इस नाइट्रोजन पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, इस पर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं है, और ये क्या है नाइट्रोजन, ये क्या है कार्बन, नाइट्रोजन साथ में पॉजिटिव, तो क्या करें, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -m, हमें मालूम है कि मीजोमेरिक इफेक्ट इज मच ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट।
तो हमें सबसे पहले क्या किसकी सुननी है, म्यूजोमेरिक इफेक्ट्स की। उसके बाद जब म्यूजोमेरिक इफेक्ट सेम हो जाता तो हम किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पे फिर हम इंडक्टिव पे आते। अब अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी माइनस आई लग रहा है, इसमें भी माइनस आई, मतलब ये दोनों ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। इसमें प्लस आई लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, प्लस आई मतलब और अनस्टेबल। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आएगा बेटा, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा आएगा हमारे पास बी। बी क्यों, क्योंकि इसमें इसका माइनस एम जो रहता है NO2 का ग्रेटर देन CHO। उसके बाद कौन सा आएगा, डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। ये बी क्यों है, सॉरी, उसके बाद आएगा ये सी। सी क्यों है, क्योंकि इसमें प्लस एम लग रहा है, इसमें प्लस एम, इसमें कुछ भी नहीं लगा, इसमें माइनस एम, इसमें माइनस एम। और ये माइनस एम किसका है बेटा, NO2 का। ये किसका है, CHO का। ये ध्यान रखना। अब अगर हम इसमें बात करें तो कुछ भी नहीं है। अब ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है मेटा पे। और कभी भी हमारा म्यूजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होता है। कहाँ पे ऑपरेट होता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा सिर्फ कैसे बिहेव करेगा, माइनस आई मेटा। ये भी कैसे बिहेव करेगा, भले ही ये प्लस एम होता है लेकिन यहाँ पे कोई इसका इफेक्ट नहीं आने वाला। तो ये क्या करेगा, माइनस एम। ये भी कैसे करेगा, माइनस एम। तो ये आपको खुद सोचना है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, ये लिख लेना XYZ। यहाँ तक कि आपको पूरा कंबाइन करके, एक तो ये इसको करना है और एक साथ में फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड का भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये आपको खुद करना है। फर्स्ट प्लस सेकंड को पूरे का कॉम्बिनेशन करके हमें मिलाना है। सी हिंट दे दी आपको, कर लेना। थर्ड, ये भी एक रिवाइज कराने के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन। फ्लोरीन, OH, क्लोरीन, OH, ब्रोमीन, OH, आयोडीन। A, B, C, D। तो बच्चे ये हम लोग कैसे करेंगे, आप देखिए। एक आपको बताया था कि जो हेलोजेंस रहते हैं, हेलोजेंस माइनस आई भी लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या लगा सकते हैं, प्लस एम भी लगाते हैं। आपको बताया था कि जब ये बेंजीन से कनेक्ट हो तो ओवरऑल इनका क्या डोमिनेट करता है, इनका ओवरऑल माइनस आई डोमिनेट करता है। और ऑर्डर क्या आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पूरा आपको रीजन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, बस आपको ये याद कर दिलाने के लिए किया था। भले ही ये कंजुगेशन, भले ही आप ये सोचो कि पैरा में मेटा में होता तो हम प्लस एम, इसका प्लस एम क्यों ले रहे, ओवरऑल जब आप प्लस एम और माइनस आई का ऑर्डर देखते हो, क्योंकि क्या होता है कि हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इंडक्टिव के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही विड्रॉ कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, ओवरऑल इनका माइनस आई निकलता है। और माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये ऑर्डर सिमिलर उसी टाइप का है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का था ना, उसी टाइप का है ये ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन लगाएगा, ये फ्लोरीन माइनस आई लगा रहा होगा, माइनस आई ये लगाएगा, माइनस आई ये भी लगाएगा, माइनस आई ये भी लगाएगा बच्चों। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका आएगा, बी वाले का। बी वाला हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए के बाद सी के बाद डी। ये हमारे पास ऑर्डर जनरेट होगा। चलिए,
सोचो इसका आंसर क्या आएगा, अभी सोचो क्या करना है इसको। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है कि दो ये भी ओ एच ओ बी किसी एक से निकाल दो। ये निकाला, यहाँ से नेगेटिव बन जाएगा। इन दोनों में से कहाँ से निकलेगा? अगर हम यहाँ से ये हमारे पास क्या है, एल्कोहल वाला है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक रहती है, तो हमें ये ध्यान देना है यहाँ से निकलेगा। इन दोनों में कौन सा ज़्यादा रहता है, ये वाला। इसमें तो कोई हमारे पास वही नहीं है, यहाँ से निकालेंगे। हो गया, तो ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, अभी आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करें? अब ये देखो, इसमें क्या है, कुछ ये पूरा सिस्टम हमारे पास कॉमन है, बस डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, ओ एच हमारा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे कोई डिफरेंस क्रिएट करने, और ये क्या लगाएगा, प्लस एम बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो नेगेटिव चार्ज और अनस्टेबल हो जाएगा। तो आएगा हमारा डी, उसके बाद हमारे पास आएगा ए। चलो ये हटा देते हैं। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट बना के लिखना। एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल। अब नाइट्रोफिनॉल मतलब ऑर्थो, मेटा, पैरा कुछ भी हो सकता है, उसकी हम कंपेयर कर रहे हैं। स्टार क्यों बनवाया, अभी कुछ टाइम बाद आपको मालूम चल जाएगा कि स्टार की हम बात क्यों कर रहे हैं। इसको ए बोल देते हैं। इसको बी, इसको सी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल फिनॉल। इसको क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलोगे आप, मेटा नाइट्रोफिनॉल, इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो मेटा, इसको पैरा लिख देते हैं, इसको नॉर्मल लिख देते हैं। अब अगर हम बात करें एसिटिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो कैसे देखोगे बेटा? अगर हम एसिटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें क्या लग रहा है, ये नॉर्मल हो गया, इसको नॉर्मल, पैरा, मेटा, ऑर्थो। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें क्या लग रहा है, जीरो, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या लग रहा है, -m और +-i, -i किसका है, हमारा पैरा, जो कि अप्रॉक्सीमेट जीरो रहता है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्या लगाएगा, यहाँ पे ये मेटा पोजीशन है, ये क्या लगाएगा, मेटा पे क्या होता है, सिर्फ -i किसका, मेटा का। यहाँ पे क्या लग रहा है, ये और -m एंड -i ऑर्थो। और हमें मालूम है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। तो ऑर्डर क्या आएगा, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर देखो, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें कुछ भी नहीं है। तो माइनस इफेक्ट क्या करेगा, इस नेगेटिव को स्टेबल करेगा। जब इससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इस पर भी नेगेटिव आने वाला है, इस पर भी नेगेटिव आने वाला है, और इस पर भी नेगेटिव आने वाला है। तो
हमारे पास अब देखो यहाँ पे अब हमें कंपेयर करना है, तो इन तीनों में माइनस आई लग रहा है, माइनस इसमें माइनस, सॉरी इसमें माइनस इफेक्ट लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, तो माइनस इफेक्ट वाले क्या रहेंगे, ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए, देखो इसमें माइनस एम दोनों कॉमन है, तो अब डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, अब बेटा डिफरेंस इंडक्टिव क्रिएट करेगा। इंडक्टिव सबसे ज़्यादा किस में रहेगा, माइनस आई ऑर्थो पोजीशन में। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या मिल रहा है, डी वाला। डी के बाद क्या आएगा हमारे पास, बी, बी के बाद सी, और सी के बाद ए। मीन्स ये ऑर्डर हमारे पास आ रहा है, जो हम लोगों ने जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है उससे हमने निकाला। मतलब हम इसको कैसे ले सकते हैं, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल सबसे कम, उसके बाद कौन सा हो गया हमारे पास, ए, उसके बाद सी, सी मीन्स मेटा, उसके बाद कौन सा आ गया हमारे पास, सी के बाद बी, बी कौन सा है हमारे पास, पैरा, और सबसे ज़्यादा ऑर्थो। ये हमारे पास आता है थ्योरेटिकली। लेकिन जब हम लोगों ने प्रैक्टिकली निकाला तो एक्चुअली होता क्या है, प्रैक्टिकली जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये हम लोगों ने सोचा था, लेकिन जब हम लोगों ने प्रैक्टिकली निकाला तो ये ऐसा ऑर्डर नहीं आ रहा था। ऑर्डर क्या हो रहा था, जो एक्चुअल ऑर्डर था वो क्या था हमारे पास, ऑर्थो और पैरा इंटरचेंज हो गए थे। ये क्या हो गए थे, इंटरचेंज हो गए थे। अब ये क्यों इंटरचेंज हुए, तो ये क्यों इंटरचेंज हुए वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास नाइट्रोफिनॉल के डेरिवेटिव हों तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो और पैरा हमारे इंटरचेंज हो जाते हैं। जबकि क्या होना चाहिए, ऑर्थो होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, पैरा हो गया। तो अगर हम देखें एक्चुअली ऑर्थो में ऐसा हो क्या रहा है, अगर हम ऑर्थो की बात करें तो यहाँ देखना, ऑर्थो की अगर हम बात करें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम सुना होगा, पढ़ा भी था हम लोगों ने। तो अब अगर हम देखें इसमें, ये क्या हो गया हमारे पास, H N, ऐसा रहेगा। अब देखो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसमें क्या बोला था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या बोला था, जब 6 मेंबर की रिंग बन रही हो और एक प्लेन में हो, और वो जैसे एक आपको केसी बताया था बेंजीन वाला, ही बेंजीन वाला कुछ इसी एक एग्जांपल लिया था, उसमें हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट, विस्कस नेचर, ये सब हम लोगों ने किया था। तो अगर हम देखें तो एक्चुअली क्या है, इसके पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास क्या है, अगर हम देखें इसके पास है डेल्टा पॉजिटिव, और इसके पास क्या है, अगर हम देखें तो इसको आप हटाओगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, तो इस पर क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। अब मान लो आपसे बोला कि हाइड्रोजन आपको हटाना है, ध्यान देना यहाँ पे, हाइड्रोजन हमें हटाना है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, ऐसा है हमारे पास, अब आपको हाइड्रोजन हटाना है तो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर नॉर्मल होता तो सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता, कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का। लेकिन अगर आपको इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना है, इसमें से क्या करना है आपको, H रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, H प्लस रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नॉर्मल से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, ओनली हमें क्या करना पड़ता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, ओनली वन कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, आप खुद सोचो कि अगर मान लो आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिया है तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड तो ब्रेक करना ही करना है, साथ में क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ब्रेक करनी है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके कंपेयर में वीक होती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो एक्स्ट्रा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम H को रिमूव करते हैं, जब हम इस H को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हमें क्या करना है, कोवेलेंट बॉन्ड प्लस H बॉन्ड, दोनों को क्या करना है, हमें
तोड़ना है, दोनों को ब्रेक करना है। अब दोनों को ब्रेक करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ब्रेक करना है, और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी कि ज़्यादा। जब भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी कुछ ज़्यादा ही उसे सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती, भले ये यहाँ पे लगा हुआ है, भले ये यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान देना, भले ये यहाँ पे ऑर्थो पे लगा हुआ है तो माइनस आई इसका ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ थोड़ी, ऐसा नहीं है कि एकदम से कम हो गई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से कम हुई, क्या हुई कि थोड़ी बहुत हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही, मतलब हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही, मतलब क्या हो रहा है, हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मतलब वो जो एसिड है वो क्या है, थोड़ा वीक है। देखो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है उससे उतना इजीली H+ आ जाता है, जितना हमारा एसिड वीक रहेगा हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा H+ निकालने के लिए, मतलब एनर्जी ज़्यादा दें। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें ब्रेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, एक चीज़ और याद रखना कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये हम इफेक्टिवली क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 आपको बताया था कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके लिए कितनी 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग होनी चाहिए। 5 मेंबर रिंग अगर बन रही है तो वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, मतलब इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगी, तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा ये हाइड्रोजन। इसमें क्या है, 6 मेंबर की रिंग है, इसलिए क्या होता है ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी थोड़ी सिग्निफिकेंट आती है, इसलिए क्या करता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे ये हमें इंटरचेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रूल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, रूल के अकॉर्डिंग ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा, क्योंकि इसमें इंडक्टिव ज़्यादा है और इसमें इंडक्टिव कम है, बेटा ये प्लस एम माइनस एम तो दोनों में से हमें सिर्फ इंडक्टिव आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो, ऐसा नहीं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें क्रिएट होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। तो अभी हम पी के वैल्यू देखेंगे तो अभी आपको डिफरेंस ही मालूम चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास, ध्यान से सुनना, जब भी हमारे पास फिनॉल डेरिवेटिव है, नॉर्मल फिनॉल है, ये क्या हो गया पैराफिनॉल, ये मेटाफिनॉल, ये ऑर्थोफिनॉल, तो हमें क्या करना है, अरेंज करना है, नॉर्मली अरेंज कर दो और ऑर्थो किससे इंटरचेंज कर दो, ऑर्थो किससे, पैरा से। ऐसा नहीं कि किसी को किसी से, बस ऑर्थो को पैरा से। मान लो इसमें अगर पैरा नहीं होता तो और एक ही मान लो इनमें से कोई एक होता तो फिर हमें इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें क्या करना है, दो ऑर्थो और पैरा को इंटरचेंज, मतलब क्या होता हमारे पास थ्योरेटिकली क्या आएगा, ऑर्थो ज़्यादा आएगा पैरा कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हम इंटरचेंज कर देते, ये इससे कम क्यों हो गया, ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, बहुत ही कम हमारा जो सिग्निफिकेंट रोल आता है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। जैसे अगर हम बात करें पीके वैल्यू की अगर हम बात करें, जैसे इसका पीके की बात करें तो इसका पीके अप्रॉक्सीमेट 10 होता है, इसका जो पीके रहता है 2-3 रहता है, इसका पीके आता है 7.2 के आसपास, 7.23 आता है। और एक और था पीके, इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका कितना रहता है, इसका 1.5 के आसपास। देखो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके पीके में, देखो बेटा यहाँ पे 7.15 और ये कितना होगा 7.25, देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही चेंज। वैसे क्या होना, एक्चुअली ये हमारा ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, पीके की वैल्यू बढ़ रही है, पीके की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एस्टिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो बस ऐसा नहीं है कि ये आपका सबसे कम हो गया, इसका जो पीके रहता है, इसका पीके आता है अप्रॉक्सीमेट 8 के आसपास, अभी यहाँ मुझे याद नहीं आ रहा है, ध्यान है 8, इनसे तो बड़ा रहता है, 8 के आसपास कुछ रहता है, 8 पॉइंट समथिंग, तो ये ध्यान रखना। तो ये देखो, तो हमें यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, हम क्या बोलते थे, ब्रह्मास्त्र क्या लगाना है यहाँ पे, याद रखना ब्रह्मास्त्र, तुम क्या बोलते, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र हमें क्या, थोड़ा टेढ़ा हो गया, अच्छा बना देता हूँ, हमें क्या करना है यहाँ पे, ब्रह्मास्त्र क्या लगाना है कि अगर आप फिनॉल डेरिवेटिव में अगर आप एस्टिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो नॉर्मल तरीके से लिख लो, और ऑर्थो को किससे इंटरचेंज कर दो, पैरा से, बाकी सेम के सेम
रहने दो। तो वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही, बस थोड़ा सा ही इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। देखो तो ये आप लिख लो। तो ये आप ध्यान रखना कि इसमें हमें क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है? ये वाला बॉन्ड और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप सोच रहे हो कि सर ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो बेटा अगर आप ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे तो ये रिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। रिंग बहुत बड़ी हुई, डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। और मैं तो जमीन आसमान का अंदर एक ऊपर है, अंतर एक ऊपर एक नीचे, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगी। इसमें क्या होगा? डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, हमारा ये आ जाता है। लिख लिया होगा अब दूसरा। तो ये आप ध्यान रखना बेटा। तो मैं जो नोट बना रहा हूं वो अच्छे से आप नोट करते जाना। भी पी के वैल्यू आप कंफर्म कर लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 8 के आसपास ही रहती है कुछ। मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल 2 डालता हूँ, पहला उसको मान लेता हूँ। मान लो आपको ये दिया हुआ है, सोचो ये 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी करो। ए बी सी डी। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ना एस्टिकेशन में, बहुत सारे आपको ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ेगी, जैसे लेकिन हम लॉजिक भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन लास्ट में आपको याद ही रखना पड़ेगा वो सब। उसका आप 8 पॉइंट जो अप्रोक्सीमेट 8 लिखा था ना, मेटा नाइट्रोफ्लोन, उसका 8.4 कर लेना बेटा। कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? थोड़ा मिक्स करके दे दिया है और कुछ नहीं, आसानी से देखते हैं हम। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वही आपको करना है, आपको कुछ ही मिक्स करके नहीं करना है। ये जो आपके जो एक्सेप्शन वाले रहते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन रहते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हर जगह आपको मिलेंगे, हर एक बुक में, एग्जाम में, हर जगह वही क्वेश्चन हम देखें। ऐसा नहीं आप अपने मन से कोई सा भी उठाए कहीं नहीं डाल देना कि सर इसको कैसे कंपेयर करेंगे, इससे हमने एक दूसरे उससे ले लिया, एक आपने फिनाइल ले लिया, कुछ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, एक कुछ ये ले लिया, वो सब नहीं करना है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसी पे आपको फोकस करना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको इतना रिवाइज करना है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम लॉजिक के साथ एकदम मेमोराइज टाइप के हो जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या है 0, इसमें क्या लगेगा प्लस एम माइनस आई, खत्म रहेगा। इसमें क्या लगेगा प्लस एम माइनस आई, और इसमें क्या लगेगा हमारा, इसमें आएगा क्या आना चाहिए माइनस आई मेटा पैरा पैरा, ये हो गया। तीनों माइनस, सॉरी
ओवरऑल मिला के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ऐसे लिख लिया करो, ओवरऑल क्या रहेगा, माइनस, ओवरऑल माइनस, ओवरऑल जीरो का जीरो ही रहेगा। आया समझ में। सबसे कम स्टेबल ये वाला, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस एम की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो वैसे ही बेचारा मर रहा था और इलेक्ट्रॉन लगाए तो और वैसे ही इसको नहीं समझ, इसके कंपेयर में क्या था, वैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन दे रही थी और इसको देने वाला मिल गया तो और दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ देखो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे, उसके बाद आगरा। ये नॉर्मल ऑर्डर लिख रहे हैं। एक आपको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था ना, ब्रह्मास्त्र कैसे चलाएंगे आपको बताया था ना, कि जब भी हम नाइट्रोफिनॉल वो ब्रह्मास्त्र बनाया था ना यहाँ, उसको हम चलाएंगे कैसे वो भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास ब्रह्मास्त्र है और आप तो आप एकदम खुश होगा जहाँ पर भी नाइट्रोफिनॉल लिखा ब्रह्मास्त्र चला लिया। पहले वो कंडीशन भी आनी चाहिए ब्रह्मास्त्र चलाने वाली, जो दिक्कत हो जाती है उल्टा पड़ जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं, खुद पे ही लग जाता है ब्रह्मास्त्र। तो हमें क्या करना है, जो ब्रह्मास्त्र बताया ना उसको हमें सही से यूज़ करना है। सही से यूज़ कब कर पाओगे, जब आपको यूज़ करना मालूम आएगा। तो अब देखो यहाँ पे तो कैसे करेंगे, ये हो गया नॉर्मल ऑर्डर लिख लो आपने, नॉर्मल ऑर्डर लिखा, ये क्या हो जाएगा हमारा बी ए, उसके बाद क्या होगा, ये क्या लगा रहा है माइनस, ये क्या लगा रहा है हमारा प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा डी, ये क्या बन जाएगा हमारा सी। ब्रह्मास्त्र में हमें क्या सिखाया गया था, ब्रह्मास्त्र हमें ये बोल रहा था भाई कि एक्चुअली होना क्या चाहिए था, ऑर्थो और पैरा होना चाहिए था, ये आना चाहिए था। तो ब्रह्मास्त्र जब हम लगाते तो क्या होते, इंटरचेंज होकर ये चेंज होकर क्या बन जाते थे, चेंज होके ये ऑर्थो कम पैरा ज़्यादा, बाकी उससे पहले वाले कोई चेंज नहीं होते थे। ऑर्थो और पैरा, मान लो इनमें से कोई एक मिसिंग है, मान लो पैरा नहीं है ऑर्थो है, या फिर ऑर्थो है पैरा नहीं है, एक नहीं है, तो फिर इंटरचेंज हमें करना ही नहीं है। क्या इसमें हमें ऑर्थ, ये कौन सा है हमारे पास, अगर हम नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ गया, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास मेटा वाला है, ये ऑर्थो वाला है। अब ऑर्थो वाला किससे इंटरचेंज होगा, ऑर्थो वाला अगर मान लो पैरा होता तो उससे चेंज होता है। ऐसा नहीं कि जो भी साइड में उससे क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, और जहां पर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसको एक आगे वाले से इंटरचेंज कर दो, ये गलत है। इंटरचेंज हम किससे करेंगे, ऑर्थो वाले से। ऑर्थो और पैरा को इंटरचेंज करेंगे, किसी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा और सेकंड वाले को, फर्स्ट और सेकंड वाले को इंटरचेंज कर दो, वो नहीं। हमें क्या रखना कि ऑर्थो और पैरा को ही इंटरचेंज करना है। कोई एक मिसिंग है तो फिर इंटरचेंज की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या बन गया हमारा, अगर मान लो यहाँ पे एक पैरा होता, मान लो यहाँ पे कोई एक पैरा वाला कंपाउंड होता तो ऑर्थो को पहले कर देते, सॉरी ऑर्थो को बाद में कर देते, पैरा को पहले ले आते। लेकिन अब वहाँ पे पैरा है ही नहीं है तो मतलब वो हमें कुछ करना ही नहीं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। तो एक ये आंसर दिया रहेगा, एक ये दिया रहेगा डी। ये डी हमारा पैरा नहीं है कि आप बस, हमें जल्दी जल्दी में क्या याद रहता है कि सन ने कुछ ऐसा सिखाया था कि जो सबसे फर्स्ट वाले उन दोनों को आपस में इंटरचेंज, फर्स्ट वालों में कौन से, फर्स्ट वाले तो हैं लेकिन वो ऑर्थो और पैरा होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा नहीं है, कोई एक मिसिंग है तो फिर इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं, हमारा ऑर्डर सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा ऑर्डर गलत था, ये आ गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया गया ताकि आप उसका यूज कर सकें। तो बस एक ही बार कहीं क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा उस टाइप का। तो क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से करना।
चलो ये दिया होता मान लो हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया, अभी और भी हम पार्ट इसके करेंगे, ये हमें ध्यान से क्वेश्चन करना है। देखो इसमें अगर हम बात करें, 0 है, -m, इसमें -i पैरा वाला, -m -i ऑर्थो वाला। अब देखो ये क्या है, हमारा नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो जैसे ही ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिखा तो आंखों में चमक आनी चाहिए कि भाई ये क्या चमक आएगी कि जो ऑर्थो वाला है वो किससे इंटरचेंज हो जाएगा, पैरा। भले ही इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन इस पैरा वाले से, अगर पैरा वाला है तो उससे इंटरचेंज कर देंगे, तो फिर चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ये मेटा, ये -m और ये कितने हैं, 2 -m, 2 हमारे पास -m है, 2 हमारे पास -i है, एक ऑर्थो पे है और एक हमारा पैरा पे है। अब ये तो हम कर सकते हैं भाई, ये तो हम कर सकते हैं, ये तो इससे पहले भी हम लोगों ने किया है। वैसे ऑर्डर क्या होना चाहिए था, इन तीनों को करें तो नॉर्मल वाला, मतलब A B C D, A B C D, तो क्या होना चाहिए था हमारा A फिर B फिर C। ये कौन सा है हमारा नॉर्मल, ये हमारा पैरा और ये हमारा ऑर्थो। तो आपको बताया था अभी कि कैसे निकालते हैं, ये NOR नॉर्मल लिख देता हूँ, N नॉर्मल पैरा ऑर्थो नॉर्मल। तो आपको अभी ब्रह्मास्त्र लगा देते हैं इसमें, ब्रह्मास्त्र लगाओगे तो क्या लग जाएगा हमारे, क्या बन जाएगा नॉर्मल ऑर्थो पैरा, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या सोचें कैसे करें, ये वाला हम कैसे करें, तो इसको हम कैसे करेंगे सोचो, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, देखो बेटा यहाँ पे आप ऐसे सोचना कि 2 -m लग रहे हैं और हमें मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म कर रहा होगा। देखो इसमें क्या हो रहा होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना रहा होगा, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना के रखेगा, उसकी फितरत है, नहीं छोड़ेगा, वो नेचर है उसका, नो डाउट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखेगा। लेकिन इसको हम करें कैसे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा। अब आपको हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट वाला इफेक्ट नहीं आता। हम लोगों ने देखा था कि एक आपका 1.15 और एक 7.23, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। देखो पीके की वैल्यू कंपेयर करना, ज़्यादा कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो एकदम ये 7 से लाके 10 चला गया हो, 8 चला गया हो कि 9 के आसपास, उसी के आसपास ही वैल्यू, मतलब ज़्यादा हमेशा हो सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इफेक्ट तो आता है लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंट वाला इफेक्ट नहीं आता है। अब एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि जब हम इसकी pKa की वैल्यू कंपेयर करते हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि इसका जो pKa की वैल्यू रहती है, देखो pKa की वैल्यू अभी बताया था, इसकी pKa की वैल्यू आपको बताया था 7.13, इसकी 7.15 सॉरी pKa, और इसका जो pKa आ रहा था वो आ रहा था हमारा 8.3। अब गजब की बात सुनना, इसका जो pKa आता है 4.13, देखो कितना कम हो गया। भले ही इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है लेकिन क्या हो गया, एक NO2 की वजह से क्या हो, pKa की वैल्यू में बहुत, कितना ये 7 और ये कितना है, एक NO2 लगाने से, इसमें एक NO2 लगाने से कितना इफेक्ट आ गया, कितना डिक्रीज हो, कितना सॉरी ये आ रहा था हमारा 7.23, देखो कितना डिक्रीज हो गया। मतलब ये NO2 हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सिंपल एक सिंपल ऑर्थो है और एक पैरा है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास सिग्निफिकेंट रहेगी। लेकिन अगर कोई एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा अगर कोई भी एक -m वाला ग्रुप आ गया तो क्या करेगा, ये क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लगी लेकिन ये क्या कर रहा है, ये -m से बहुत ज़्यादा खींच रहा होगा ना। तो -m भले ही ये इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़े लेकिन इसकी जो खींचने की वजह से क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एकदम बढ़ जाएगी
और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास क्या हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट हम कब नेगलेक्ट कर देते हैं, जब हमारे पास क्या हो मोर देन 1 - m आ जाए हमारे पास, जब भी हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ पे हम क्या हो सकते हैं, इफेक्ट ऑफ H bonding is not considered then minus when extra minus m group attached to the ring। ये -m वाला हम लोगों ने लगा दिया। ये बस यही एग्जांपल होता है जो देखने को, बस तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको लिखा मिल जाएगा इस टाइप का। तो ऑर्डर सिर्फ अगर ये होते सिंगल सिंगल होते तो एक ये क्या होगा, एक एक्स्ट्रा -i आ गया तो इसने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एनर्जी देनी पड़ रही थी या जो अनस्टेबल हो रहा था वो इस -m की वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी एकदम बढ़ गई। ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर में क्या बन जाएगा हमारे पास, A B, इनको हम इंटरचेंज करके रखे थे, इंटरचेंज किए थे तो क्या था हमारा, वैसे इंटरचेंज करके ये हमारा गड़बड़ था। सही आंसर क्या आता हमारे पास, सही आंसर हमारे पास आता है इसका सही A C B। ये तो इंटरचेंज हमें करके ही रखना है। अब उसको सबसे आगे डाल दें तो A हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर B और सबसे ज़्यादा D। चलो इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, बात चली रही। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मेमोराइज टाइप के होने चाहिए, विथ रीजन तो अच्छा लगता है। किसी को बताओगे तो रीजन दोगे, ऐसे याद करके बता दोगे तो रट्टा मार समझिएगा, रीजन दोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। एक ये दिया हुआ है, अच्छा उन दोनों में सोचो, अच्छा इन दोनों में बताओ कौन होगा। चलो एक और अब बना ही देता हूँ। इसको हम बोलते हैं, ये क्या हो गया A B C, इसको D बोल के रखे थे, इसको E बोलते हैं, इसको F बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। याद रखना पिक्रिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सबसे ज़्यादा एसिडिक यही रहता है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है सबसे ज़्यादा एसिडिक ये रहता है पिक्रिक एसिड। अभी बोल रहा हूँ पिक्रिक एसिड, नाम याद रखना। इसको क्या बोल देंगे, बर्न नाम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6। नाम कैसे करोगे नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। 2, 4, 6, 2 पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, 2, 4, 6 ट्राई, बोलो जल्दी, नाइट्रोफिनॉल। मोस्ट एसिडिक इन पूसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एसिडिक रहता है। कोई सा भी एसिड ले आओ आप, इनकी बात करें हम, कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर की बात कर रहे हैं, सल्फोनिक की बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ये एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, सल्फोनिक को छोड़ के ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारा माना जाता है, ध्यान रखना है। तो अब ये तो हमारा पका पकाया हुआ रखा है, अभी किया था। इनको इसको कैसे कंपेयर करोगे। अब देखें यहाँ पे क्या था, 2 -m 2 -m और 2 -i। तो -m तो यहाँ पे लग ही रहे हैं, 2 -m। और अब ये हाइड्रोजन वाला इफेक्ट नहीं लाना दिमाग में, हाइड्रोजन का इफेक्ट अब भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, क्योंकि अभी भाई -m ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। 2 -m और 2 -i। अब ये -i कौन से हैं, ऑर्थो एंड ऑर्थो वाले, और यहाँ पे क्या था, एक पैरा का था। तो अब अच्छा भी बताओ कि ये दोनों ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे कि ये दोनों को करेंगे। वैसे इन दोनों का नेचर सेम है, लेकिन हमें मालूम है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये कहाँ आ गया हमारा,
ऑर्थो मेटा पैरा पे आ गया तो जितना ज़्यादा हमारे दूर रहेगा उतना ज़्यादा उसका माइनस आई कम लगेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें पास में पहुंच गया। तो अगर हम उन दोनों की कंपेयर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों की अगर हम बात करें, थोड़ा देखते जाना पॉज कर करके और लिखते जाना क्योंकि इस पूरा एक साथ भरता जा रहा है बोर्ड। चलो इसको ऐसा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा, और उससे ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा। और इसमें कितने हो गए, अब आपसे इसमें कितने हो गए, 3। इसमें ध्यान रखना, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितने हो गए, 3 माइनस m, चल नहीं रहा है, 3 माइनस m और 3 माइनस आई। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि पिक्रिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, तो उसका रीज़न क्या रहता है, ड्यू टू 3 NO2 क्या होता है, NO2 का माइनस आई भी बहुत ज़्यादा रहता है और माइनस एम भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए क्या होता है कि ये इसको इतने ज़्यादा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये यहाँ से खींच रहा है, ये यहाँ से खींच रहा है, एकदम बैंड बजा के रखी पूरी, क्या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम अंदर खींच रही। तो क्या होगा इसकी, अब देखना यहाँ पे इसकी जो पीके वैल्यू रहती है 3.71, और ये जो पिक्रिक एसिड की रहती है कितनी आनी चाहिए, 1.4। सुन के होश उड़ जाते हैं, इतनी कम। ये किस में खेला था, 10 में आ रही थी इसकी कितनी आ रही है, 7.1, 7.15, 7.23, 4.13, देखो 3.71। ये तो आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका पूरा डाटा वेरीफाई रहे। बस याद करने का तरीका क्या बताया आपको, ध्यान रखने का तरीका कि भाई आपसे ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे कि पिक्रिक एसिड हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, तो क्योंकि 3 माइनस एम और 3 प्लस एम लग रहे हैं, और प्लस एम और माइनस एम क्या है, बहुत ज़्यादा है NO2 का। तो अब अगर हम इनको अरेंज करें, इसको अगर हम अरेंज करें तो ये आप लिख लेना, और ये ध्यान भी रखना है कि जो कराया ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्रिक एसिड आ गया, अब्ताल ले लिया, अब ये ध्यान रखना है हमें। सबसे कम कौन सा है, A, फिर कौन सा हो जाएगा C। इन दोनों के इंटरचेंज किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगाना क्योंकि माइनस एम बहुत ज़्यादा हो गए। जब भी हमारा जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा माइनस एम आएगा रिंग में, तो हम क्या करेंगे, या फिर यहाँ पे लिख दो बेन मोर देन 1 NO2 और माइनस एम लगा था ना, NO2 माइनस एम अटैच टू दी रिंग। C हो गया, फिर B आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छे से लिखना आप लोग, A आ जाएगा, C आ जाएगा, B आ गया, फिर D आ गया। अब इन दोनों में कौन सा आएगा, ये E और ये F, लिख लो अच्छे से। बार बार देखना, बार बार नोट्स बनाना। ये जो आपको पढ़ता है ना, उससे पहले तो सब ऐसे ही चल रहा था, इजी टाइप के, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका फिनोल वाले से एकदम हमारे प्योर क्वेश्चन होगा, जो हमारे मेमोरी बेस ज़्यादा होते हैं, लॉजिक हमें ज़्यादा याद रखना पड़ता है, और जो हमारे पास रूल रहते हैं, जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, वो थोड़ा कम लगता है, लगते तो हैं, लेकिन हमें एक्चुअल फैक्ट मालूम है। अगर फैक्ट से हम लोग करेंगे। अब ये नहीं सोचना कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कंसीडर की, देखो एक्चुअली बेटा होता क्या है, सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, थियोरेटिकली पूरे रिजल्ट हम लोगों ने लिख लिए, उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और पीके की वैल्यू निकालने की कोशिश की। अब वो जो चेंज आ रहा है चेंज आ रहा है, अब वो चेंज मान लो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो फिर हम देखेंगे भाई ऐसा क्या इस मॉलिक्यूल में हो रहा है कि जो हमारे अकॉर्डिंग है वो आंसर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें जो हम नेगलेक्ट कर दी हैं, शायद ये चीज़ हम सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही होंगी, तो वो फिर हम बाद में कंसीडर करते हैं, तो वो अपनी फिर थ्योरी में हम बाद में वो ऐड करते जाते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा बूस्टर पॉइंट था, जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। हटाता हूँ अब मैं। तो ब्रह्मास्त्र कहाँ लगेगा, ऑर्थो और पैरा में, बस ये ध्यान रखना है। बाकी ये
ये एक्सट्रीम वाले क्वेश्चन है जो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाए तो हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीओसी आपने इतनी मेहनत से पढ़ी है, इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगाया और जो क्वेश्चन है वो बन नहीं रहे। चलो अब देखते हैं, चलो अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। मार्कर को क्या आ गया? फोर्थ ही दे देता हूँ, मुझे याद नहीं है कौन सा था। आप चाहें तो अभी करते हैं। चलो तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना आप लोग कि चलो पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। 0 प्लस m प्लस m हो गया माइनस आई, इसमें क्या हो गया हमारा माइनस आई, इसमें क्या होगा प्लस m माइनस आई। अच्छा बताओ कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि जैसे
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर हुई थी, इसमें होगी कि नहीं होगी। तो वो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपको बताया था कि जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती विद इन दी मॉलिक्यूल, तो आपको बताया था कि सिग्निफिकेंट हम कब लेंगे, जब 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। 6 मेंबर रिंग, अगर 5 फॉर्म हो रही है तो फिर हम उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे अब ये तो इससे बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और कितने हो रहा है 1 2 3 4 5। तो क्या होता है कि 5 मेंबर में क्या होता है, 6 में क्या होता है, अच्छी पैकिंग होती है, पास पास एटम रहते तो अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। इसमें क्या होता है कि अट्रैक्शन कम लगेगा क्योंकि थोड़े दूर दूर रहेंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ना इसमें कंसीडर करेंगे, ना आप इसमें कंसीडर करने की कोशिश करना। किसी एक से हटाओ तो बोल दो सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 5 member ring is not stable, not much stable। इतनी स्टेबल हाइड्रोजन की, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो इतनी ज़्यादा स्टेबल होती, लेकिन इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती कि उसको क्या करें, हम उसको इफेक्ट उसका कंसीडर कर सकें। बस ये है हमारे पास पॉइंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हो क्या रहा है, तो मतलब हम क्या करना है, हमें अब कुछ नहीं लेना, बस हमें अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है। अब देखो इसकी बात करें तो इसमें माइनस, तो इन दोनों को ओवरऑल मिला के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इसका क्या रहेगा माइनस, और इन दोनों का ओवरऑल मिला के क्या बनेगा, प्लस है, माइनस आई तो प्लस बनेगा। तो प्लस प्लस माइनस 0। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास आएगा, इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा बेटा, सी। कौन सा आ रहा है, सी, क्योंकि सी में ओवरऑल माइनस प्लस। अब इसमें ओवरऑल प्लस, इसमें ओवरऑल प्लस, और इसमें 0, तो 0 वाला ए। अब इन दोनों को कैसे करें, इसमें भी प्लस एम, इसमें भी प्लस एम। प्लस एम से तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, प्लस एम दोनों में सेम है। ये माइनस आई कौन का है, पैरा का, और ये कौन सा है, ऑर्थो। और हमें मालूम है कि जो इंडक्टिव रहता है सबसे ज़्यादा कहाँ ऑपरेट होता है, ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, और फिर पैरा पे। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ जाने पर डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आई क्या होगा हमारा, आई हमारा बेटा कम हो जाएगा। तो ये माइनस आई कम इफेक्टिव है, वो वाला माइनस आई इसके कंपेयर में ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फिर कौन सा आ जाएगा, फिर हमारे पास कौन सा आएगा, हमारे पास आएगा डी और सबसे कम बी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी वही का वही इफेक्ट है। वो क्या लगाता है, इसमें 0 है, वो क्या लगाएगा, माइनस प्लस एम कैसे बोल दिया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, माइनस आई पैरा, ये माइनस एम मेटा, ये प्लस एम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी कंसीडर करेंगे नहीं, और माइनस एम ऑर्थो। ओवरऑल प्लस, ओवरऑल माइनस, ओवरऑल प्लस, ओवरऑल 0। तो सबसे ज़्यादा सी, उसके बाद ए, ऑर्थो वाला माइनस आई ज़्यादा, ये सेम है, इससे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर डी, देन बी। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसा नहीं सोचना लेना कि फ्लोरीन के पास लोन पेयर है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग 5 मेंबर रिंग है। ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, और हमें मालूम है कि जब बेंजीन से हेलोजन लगे होते तो माइनस आई। और माइनस आई किस पे डिपेंड करता है बेटा, जो हमारा माइनस आई होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस किस में कम है, सबसे कम डिस्टेंस हमारी डी में है, उसके बाद इसमें बढ़ गई, उससे ज़्यादा इसमें आ गई, और सबसे कम इसमें। ओवरऑल ये माइनस, ओवरऑल माइनस, ओवरऑल माइनस। तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा डी, फिर सी, फिर बी, और सबसे कम ए हो गया। अब हम यहाँ पे चेक करें, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, सभी माइनस आई हैं। और हेलोजन जब बेंजीन से लगे होते हैं सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका मानते हैं, क्लोरीन का। अब ऐसा होता है कि क्लोरीन यहाँ होता, फ्लोरीन यहाँ होता, तो फिर हम डिस्टेंस देख लेते, डीएनपी रूल वही हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा हमारे पास आएगा बॉम्बे क्लोरीन, फिर आगरा, फिर चेन्नई, फिर दिल्ली। ये आप कर सकते हो। और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आप पॉज करके अगर ब्रेक लेना चाहते हो तो आप इतना करके ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे।